Hello students, I am your Sudesh ma'am. Welcome back to my YouTube channel English Mastermind. बच्चों आज की क्लास में हम रीड करेंगे क्लास 9th का लेसन 1 फ्रांसीसी क्रांति उसका भाग 4। इससे पहले इसकी जो 3 वीडियोस हैं तीनों पार्ट्स की अलग अलग से मैं डाल चुकी हूँ और उन तीनों वीडियोस का जो लिंक है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से उन वीडियोस को भी सुन सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। बच्चों हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या महिलाओं का क्या योगदान रहा, उनकी स्थिति कैसी थी, इन बातों पे आज हम विचार करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है आज का वो ये है, जो भी चैप्टर बच्चों में पढ़ा रही हूँ आपको साथ साथ में उससे जो भी क्वेश्चन निकल सकता है, जिस छोटे या मतलब शॉर्ट या लॉन्ग जिस भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो क्वेश्चन मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर अब इसी में निकलेगा। तो जो महिलाएं थी वो शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। जो फ्रांस की लेडीज़ थी वो फ्रांस में जो क्रांति थी उसमें मतलब पूरी तरह से एक्टिव थी वो। तो उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जो भागीदारी है क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। उन्हें जैसे मतलब जेंट्स की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ तो उन्हें भी ये एक्सपेक्टेशन थी कि उनकी हालत में भी ज़रूर कोई ना कोई सुधार आएगा। तो ये जो हमारा आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, जो 1 2 3 4 5 6 में पॉइंट्स में जो आंसर हैं वो इस क्वेश्चन के आंसर हैं। जो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं थी वो जीविका निर्वाह के लिए मतलब अपना जीवन चलाने के लिए काम करती थी। क्या क्या काम करती थी? दूसरा पॉइंट है वो सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई आदि करती थी। बाजार से फूल सब्जियां लाकर बेचती थी बाज़ारों में जाकर, और संपन्न घरों में घरेलू काम भी करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति भी करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। जो उनको मतलब अधिकांश जो महिलाएं थी निम्न वर्ग, ये जो मीडियोकर फैमिलीज थी, वहाँ पे ज़्यादातर औरतों को ना तो पढ़ाई लिखाई का चांस मिलता था और ना ही उनको मतलब कोई भी कमर्शियल ट्रेनिंग मिल पाती थी। केवल कुलीनों की लड़कियाँ, कुलीन मतलब जो साहूकार घराने थे, थोड़े से ऊंचे घराने थे, उनकी लड़कियाँ ही, तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियाँ ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। मतलब जो थोड़े से वेल टू डू फैमिलीज थे उन्हीं घरों की लड़कियां ही कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था। जैसे घर में जो आपकी मतलब हमारे हम देखते हैं कि लेडीज़ क्या क्या काम करते हैं, खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देख रेख आदि करना, ये सारे काम उस टाइम की जो औरतें थी वो करती थी। और लेकिन उनकी जो मजदूरी थी वो पुरुषों की तुलना में कम थी। बच्चों हर लाइन के आगे, हर पॉइंट के आगे मैंने आपके पॉइंट डाल दिए हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि जो तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं थी वो जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी। दूसरा पॉइंट है वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई आदि करती थी। बाजार में फूल सब्जियां भी बेचती थी। और कुछ संपन्न घरों में मतलब जो गरीब घरों की औरतें थी वो कुछ साहूकार घरों में जाकर घरेलू काम करती थी, जैसे बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, मतलब दूसरे घरों के काम भी करती थी अपना घर खर्च चलाने के लिए। तीसरा पॉइंट है कि जो अधिकांश महिलाएं थी उनके पास पढ़ाई लिखाई और जो कमर्शियल ट्रेनिंग थे उनके चांस उनके पास नहीं थे। केवल जो साहूकार या कुलीन जो उच्च घर थे उन्हीं की लड़कियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई के बाद फिर उनकी शादी कर दी जाती थी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जो कामकाजी महिलाएं थी उनको अपने घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों का लालन पालन करना, खाना पकाना, पाव रोटी लाना, बच्चों की देखरेख करना, सारे काम उनको करने पड़ते थे। और लास्ट पॉइंट हमारा कि उनकी जो मजदूरी थी वो पुरुषों की तुलना में काफ़ी कम थी। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है इसी पैराग्राफ में, फ्रांसीसी क्रांति के समय महिलाओं ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए क्या किया। जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, महिलाओं की स्थिति तो हमने पढ़ ली ऐसी थी कि महिलाओं को ये काम करने पड़ते थे। कोई मतलब कोई विशेष अधिकार उनको नहीं था, बस वो घर में काम करने वाली घरेलू महिलाएं थी सारी। लेकिन उस समय महिलाओं ने अपनी स्थिति सुधारने के लिए, जैसे क्रांति हो रही थी, सभी क्रांति कर रहे थे अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, तो महिलाओं ने उस टाइम क्या किया। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हमारे ऊपर वाले पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ में है जो ए लिख रखा है बच्चों। जो ये आंसर है इसके मैंने ABCD में आंसर लिख दिए हैं। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने के लिए गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। वो पूरी तरह से मतलब परिवर्तन लाने के लिए एक्टिव हो रही थी। और जो बी पॉइंट है उसका, महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत मतलब तरफदारी करने के लिए और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। जैसे आदमी अपने क्लब शुरू कर रहे थे, जैसे जो जैकोबिन क्लब बना, जेंट्स वहाँ पे आर्ग्यूमेंट करते थे और उन्होंने क्रांति की, ऐसे ही औरतों ने भी अपने लिए पॉलिटिकल जो क्लब थे वो शुरू किए और अखबार में निकाले, न्यूज़पेपर भी निकाले। फ्रांस के जो पॉइंट सी है हमारा तीसरा पॉइंट है, फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। ऐसे 60 जो क्लब्स थे वो एग्जिस्टेंस में आए। उनमें
जो सबसे पावरफुल था वो कौन सा था? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन, ये जो क्लब था वो सबसे ज़्यादा मशहूर था। और जो उनकी प्रमुख मांग थी वो ये थी कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो दिए जाएं, उनको भी मतलब सारे जो वोट डालने का अधिकार है और राजनीतिक पदों पर चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो सारे उनको दिए जाएं। और इस डी का ये पॉइंट आगे है, महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी कि उनको भी मतलब राजनीतिक पदों पर इलेक्शन लड़ने का पूरा अधिकार होना चाहिए और मत डालने का भी अधिकार मिलना चाहिए। बच्चों, अब हमारा नया क्वेश्चन बनता है कि जो क्रांतिकारी सरकार थी उसने फ्रांस में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए, मतलब क्या क्या कदम उठाए या महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए। तो ये क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर यहाँ से शुरू होता है। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ साथ ही लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। पहला सुधार तो कि ये किया गया कि जो सरकारी विद्यालय थे वो बनाए गए, क्योंकि स्कूल महंगे होते थे तो कोई अपनी बच्चियों को भेजता ही नहीं था, सिर्फ लड़कों को ही पढ़ाते थे। इसलिए सरकार ने पहला कदम ये उठाया कि सरकारी विद्यालय बनाए गए जिनमें लड़कियों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्चा नहीं आता था और स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने, दूसरा पॉइंट क्या है कि अब उनको घर वाले उनकी शादी मतलब उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। और हमारा थर्ड पॉइंट है, शादी को अब एक स्वैच्छिक अनुबंध माना गया और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। मतलब बस इच्छा पर आधारित अनुबंध बना दिया गया, भाई जहाँ लड़की की इच्छा होगी वहीं पर उसकी शादी होगी और कानूनों के तहत उसका पंजीकरण भी किया जाने लगा। अब तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया और मर्द और दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दे। पहले सिर्फ जो आदमी थे वही तलाक के लिए अर्जी डाल सकते थे एप्लीकेशन, लेकिन अब दोनों को इसका इक्वल अधिकार राइट दे दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, मतलब अब वो जो भी कोई भी कमर्शियल ट्रेनिंग लेना चाहें ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे जो अपने रोजगार हैं वो भी चला सकती थी। तो महिलाओं की जो स्थिति है सुधारने के लिए ये कदम फ्रांसीसी सरकार द्वारा उठाए गए। अब जो हमारा ये था कि औरतों की जो स्थिति थी वो मतलब औरतों ने स्थिति में सुधार के लिए क्या क्या किया, तो उसका एक पॉइंट ये यहाँ पे निकल जाता है बच्चों। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। फ्रांस की देखा देखी जो दूसरे देश थे उनमें भी महिलाओं ने फिर समान वेतन के लिए और दूसरे अधिकारों के लिए आंदोलन जारी रखे। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन था उसके साथ साथ औरतों ने अपने जो मत का अधिकार था उसका संघर्ष जारी रखा। तो निष्कर्ष क्या निकलता है इसका? क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। मतलब इन्होंने जो भी राजनीतिक सरगर्मी मतलब राजनीतिक जो छटपटाहट की, राजनीतिक जो कदम उठाए औरतों ने, वो एक स्मृति के रूप में जिंदा रहे। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया और फुल एंड फाइनली जो उनको वोट का अधिकार था, वोटिंग का जो अधिकार था, राइट था, वो कब मिला? 1946 में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांस में औरतों को मत डालने का अधिकार या मताधिकार कब मिला? 1946 में। बच्चों इससे पहले सिर्फ उन्होंने संघर्ष किया था, जो फुल एंड फाइनली जो अधिकार था वो उनको मिला है 1946 में। तो ये इससे आप जो बॉक्स में दिए गए हैं इनको आप रीड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, और जो इसके आगे वाले 2 पार्ट रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पीछे वाले इससे 3 पार्ट देखने हैं तो उन वीडियोस को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक देख सकते हैं। तो ये थी हमारी इस पार्ट की वीडियो। आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।